नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद कहते हैं। एजाज आलम साहब, आप क्या देखते हैं कि आप एहतजाज का मुकाबला आप बसंत पे के साथ करने पे मजबूर हो गए हैं? इसका मतलब है आप तो लगता है डरे हुए हैं पीटीए के एहतजाज से कि लाखों लोग निकल आएंगे, तो आपने इतनी बड़ा बजट के साथ बसंती लॉन्च कर दिए। पहली तो हैरानगी की बात है कि कौन सा एहतजाज। अच्छा, कौन सा एहतजाज? क्या मतलब? इसलिए 8 फरवरी पीटीए का एहतजाज, बहुत बड़ा एहतजाज हो रहा है। हाँ जी, वो कहते हैं लाखों लोग मुझे आप ये बताएं सड़कों पे आएंगे कि आप माशाल्लाह लाहौर में रहते हैं, यहाँ पे आपने किसी शख्स को देखा है कि 8 फरवरी के लिए कि मीटिंग करते या कोई उसके लिए तैयारी करते? सारी पीटीआई भी मीटिंग आप करने नहीं देते, मार मार के डंडे पे जा देते हो सारी पीटीआई भी बसंत मनाने की तैयारी कर रही है। अच्छा, तो आप देखें कि ये एक इस तरह का फेस्टिवल होने जा रहा है कि जिसमें तमाम पार्टियों के लोग जो हैं वो अपनी अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं। आप 8 फरवरी को भूल जाएं कि उस दिन देखें, आपको पता है कि जो भी मोमेंट होती है लाहौर से ही स्टार्ट होती है। ये तो है, तो हिस्टोरिकली तो ऐसा ही है कि लाहौर से मोमेंट जो मोमेंटम बनता है वो सूबे में जाता है, फिर पूरे पाकिस्तान में फैल जाता है। तो लाहौर में आप देखें, लाहौर में तो सारी दुनिया जो है आप बसंत पे लगी हुई है। आपने उसकी, आपका चैनल कवरेज भी कर रहा है उसकी। आप देखें कि लोग तो गुड़ियों की तलाश में निकले हुए हैं, डोरों की तलाश में निकले हुए हैं। अच्छा, तो ये एहतजाज वगैरह किधर हो रहा है? ये भी सारी बात है, इस फेस्टिवल को एंजॉय करेंगे। अच्छा, बाकी मुझे तो कहीं कोई इस तरह के एहतजाज की ना सूरत हाल नज़र आ रही है, ना मैं समझता हूँ कि इस तरह का। आपको पता है पीटीए के लोग अचानक ही निकल आते हैं गलियों से, ये पता है ना आपको? देखिए, वो केपी में शायद निकल आए, लेकिन यहाँ तो ना कोई सिंध में ऐसी सूरत हाल है, ना पंजाब में इस तरह की कोई सूरत हाल नज़र आ रही है। यानी आप कह रहे हैं कि एहतजाज 8 फरवरी को नाकाम शो है? नाकाम, देखिए बात यह है कि शाहिद खटक साहब जो बिल्कुल जो चीफ मिनिस्टर केपी के दस्ते रास्त हैं, उन्होंने बात बड़ी मकबूल की है। देखें, आप देखें जितने भी एहतजाज हुए हैं पीटीआई के, उसमें मिला क्या है? उसमें आपके देखें, आपने वर्कर को ख्वार किया है, वो बेचारे हर एहतजाज में कुछ 2-2 4-4 पर्चे नए हो जाते हैं, बस हो जाते हैं। तो बात यह है कि वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। और जो ब्रिगेडियर साहब ने बात की है ना कि आपकी सेंट्रल लीडरशिप यहाँ पे वन मैन आर्मी है, कि जो बानी पीटीआई जब होंगे, जब वो बाहर होंगे तो फिर इनका कोई एहतजाज या अच्छा, जब बाहर नहीं होंगे तो एहतजाज नहीं होगा। अच्छा, तैमूर तालपुर साहब, आप बताइएगा, पंजाब में तो पंजाब गवर्नमेंट ने बसंत लॉन्च कर दी है 8 फरवरी को ज़रा काउंटर करने के लिए, तो आपके सिंध के अंदर आपकी गवर्नमेंट क्या कर रही है? पीटीआई के हमारे दोस्त कह रहे हैं कि सिंध से लाखों लोगों के काफिले पहुंचेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों का तो मुझे नहीं पता, ना हजारों का पता है। कोई 25-50 बंदा अगर पहुंच गया, अच्छा, तो मेरे ख्याल से बहुत बहुत बड़ी बात हो जाएगी। क्योंकि आप देखें, यहाँ पर ना कोई हल्ला गुल्ला, ना कोई महक, ना कोई चीज, ना कोई मीटिंग, ना कोई एहतजाज की कोई शुरुआत। हम सियासी लोग हैं, हम पॉलिटिकल वर्कर्स हैं। जब ऐसी कोई चीज होती है तो हम 15 दिन पहले से धूम धड़का मचाते हैं, निकलते हैं, शो ऑफ स्ट्रेंथ करते हैं गलियों में। अगर ज्यादा नहीं तो 50-100 गाड़ियों के काफिले, कहीं 200-200 मोटरसाइकिल निकलते हैं। कहीं एक मोटरसाइकिल निकले सिंध में, कहीं पूरे कराची, हैदराबाद, मीरपुर खास, कहीं मुझे आप बता दें अगर निकले तो मैं कहूंगा बिल्कुल लोग निकले हैं। पहुंचे ना पहुंचे, कम से कम कोशिश तो करेंगे आने की। पर यहाँ पर तो कोशिश ही नहीं है, नील बटा नील लगा हुआ है। कोई पीटीआई का झंडा नजर नहीं आता। हम तो ढूंढते हैं भाई कहीं मिल जाए कोई और झंडा हमें, पीपल्स पार्टी के अलावा तो ढूंढ ढूंढ के भी नहीं मिलता। तो मेरे ख्याल से इनको बड़ा कोई मेहनत करनी पड़ेगी। ब्रिगेडियर साहब ने तो फरमाया कि जब तक इनकी लीडरशिप जेल में है तब तक ये नहीं निकलेंगे। मैं समझता हूँ लीडरशिप निकल भी आई तब भी अब ये निकलने के मूड में नहीं है। क्योंकि जो हुआ है, मुझे नहीं पता पंजाब में क्या हुआ या बलूचिस्तान में क्या हुआ, केपी में क्या हुआ, और सिंध में जो बेचारे थोड़े बहुत लोग निकलते थे वो उन्होंने इनके कहने पे तोड़न तोड़ी की। कहीं बस का शीशा तोड़ दिया, कहीं रास्ता बंद कर दे, किसी मोटरसाइकिल को आग लगा दी। तो जब ये लोग जेलों में गए, जाहिर बात है गलत काम करोगे, पब्लिक प्राइवेट प्रॉपर्टी को नुकसान दे तो एफआईआर होगी। तो उस एफआईआर के बाद कोई इनका लीडर इनको पूछने गया हो। मुझे एक नाम बता दें, मैं आपको बताता हूँ। जब हम जेल में थे, मेरे लोग जेल में थे, तो मैं आपको अभी तक पेपर्स में रस पड़े हुए हैं। जब जरदारी साहब वापस पाकिस्तान आए थे, लाहौर में हम सबको अरेस्ट किया था। एक एक बंदे
को छुड़वाया था, जेब से हमने जो है ना उनकी जमानतें भरी थी, जमानतों के पैसे नहीं थे तो प्रॉपर्टी रख के हमने उन सबको बिलें कराई थी। यहाँ पर एक बंदा बता दे सिंध में जो जेल के अंदर हो, उसको कोई पूछने क्या हो, उसकी किसने वकील करके दे दिया हो? कुछ भी नहीं है। लोग समझ गए हैं कि यार ये जो है हमारा बेवकूफ बना के हमें निकालेंगे, हमारा सर भी फड़वाएंगे, हम पे एफआईआर भी कराएंगे, कल को पूछने भी कोई नहीं आएगा। तो लिहाजा मैं आपको गारंटी दे दूं सिंध में कुछ भी नहीं हो रहा। और ज्यादा अगर आप कहेंगे तो 8 तारीख का कोई तय कर दें टाइम शो का, मैं भी आ जाऊंगा, आप भी आ जाएगा, और अपना तब तक टीवी पे कुछ आए ना, सोशल मीडिया पे तो कोई चीज छुपती नहीं है, उसके सामने भी हर चीज आपके सामने क्लियर हो जाएगी। ब्रिगेड साहब बड़े कॉन्फिडेंस के साथ तैमूर तालपुर कह रहे हैं और बात किसी हद तक सच ही कर रहे हैं, क्योंकि सारे हजरात जो वकला हैं वो अडयाला के बाहर तो जाते हैं, सेल्फियाँ भी बनाते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसें भी करते हैं, तो कोट लखपत के अंदर जो लोग हैं वहाँ कोई नहीं जाता, जहाँ वर्कर्स बंद हैं उनको कोई पूछता नहीं। तो पार्टी के लोग बेचारे डंडे खा खा के मुझे लगता है थक तो गए हैं। ब्रिगेड साहब क्या ख्याल है आपका? फॉर्म एक एंगल से तो ये चीज ठीक है जो आप कह रहे हैं, या जो सिंध में अगर लोग हैं उनको वो कहते हैं मोबिलाइजेशन ही कोई नहीं, उधर कोई मोमेंटम ही नहीं बन रहा, कोई लोग निकल ही मैं नहीं यही तो आपसे कर रहा हूँ कि वो मोबिलाइजेशन कोई नहीं है, पीपल्स पार्टी खत्म हो गई, इमरान खान को रिलीज कर दे, खत्म तो हो ही गई है, फिर की फर्क पड़ेगा? डिसीजन ले लेना, एक बोल्ड डिसीजन ले, हुकूमत रिलीज कर दे। क्योंकि आप सारे लोग यही कह रहे हैं पार्टी खत्म हो गई, तो फिर तो आज की खत्म हो गई नहीं। ग्राउंड के ऊपर वो कह रहे हैं प्रेजेंस ही कोई नहीं। तो मैं ये कह रहा हूँ फिर वुड वी रीच दैट? मतलब एक बड़ा सिंपल सा आंसर है इसका, अगर क्लेम ये है तो एक बड़ा सिंपल सा आंसर है, बट वुड दैट हैपन? दैट्स अ क्वेश्चन। बात ये है कि पार्टियां फेजेस से गुजरती हैं, बहुत सारे फेजेस से गुजरती है, और पाकिस्तान में ये बहुत कॉमन है। पाकिस्तान में ये बहुत चीजें जो है होती रही हैं। अब मैं बहुत सारी चीजें ऐसी नहीं है जो हम कह नहीं सकते, लेकिन ब्रिगेड साहब पीपल्स पार्टी पे जब मुश्किल वक्त आया था तो उसका कंट्रोल जो लीडरशिप का था वो नजर आ रहा था, नून लीग का नवाज शरीफ का कंट्रोल नजर आ रहा था टॉप टू बॉटम। यहाँ पे तो हर बंदा चौधरी है, समझ ही नहीं आ रही। मतलब शायद खटक साहब ने परसों कहा है, जुनेद अकबर बताइए आप मुझे, मैं एक तरीके साहब का एडवोकेट नहीं हूँ, लेकिन मैं इतना आपको कहूंगा कि आप मुझे जरा निकाल के बताइए कि ज़ियाउल हक के साहब के जमाने में पीपल्स पार्टी के कितने लोगों को अरेस्ट किया गया? इट वाज ओनली बेनजीर भुट्टो एंड मोहतरमा नुसरत भुट्टो साहब। नहीं। उसके बाद ब्रिगेड साहब बड़े लोगों ने खुद सोजियां की थी, शाही किले काटे थे, कोड़े लगे थे, हजारों लोगों की पिक्चर्स पढ़िए, कोड़े खाते हुए हजारों लोगों। There were no mass arrest. We had seen the history of, हमने मैंने हिस्ट्री रीड की है पाकिस्तान की। जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, अब उसके बाद आप आगे चलते जाइए और जरा आज की तारीख में कंक्लूजन कर लीजिएगा, या नवाज शरीफ साहब जब भी 2-3 टेन्योर में रहे या जब वो अपोजिशन में आए, मुझे बताइए कि पीएमएलएन के कितने लोगों को अरेस्ट किया गया, जरा टेबुलेट कर लीजिएगा। और आज क्या है? तो कहने का मतलब ये कि चीजें ये फिनोमेना है, अब इस फिनोमेना से गुजर रहे हैं, वो गुजरने दीजिए उनको। उसने ना पीपल्स पार्टी ने और नून लीग ने 9 मई तो नहीं किया था ना, वो तो पीटीए ने किया, तो जाहिर है। तो आप बात 9 मई की तो नहीं कर रहे, आप तो एक बात कर रहे हैं ऐसी चीज की कि जो लोग क्यों नहीं आएंगे, जुर्म की नौयत पे डिपेंड करता है ना। आप तो डिफरेंट टेंजेंट पे चले गए हैं ना, यू आर ऑन अ डिफरेंट टेंजेंट। 9 मई जिसने किया है उसको सजा मिली है, उसको सजा मिल रही है, केसेस लगे हैं, लोगों को सजा हुई है, वो डिफरेंट चीज है। ओके, वो चाहे 9 मई की वजह से लोग अंदर है, किसी की वजह से अंदर। मैं तो सिर्फ एक आपसे बात कर रहा हूँ। तालपुर साहब आप जरा मुस्कुरा रहे हैं, जरा थोड़ा सा आपने भी जो जाहिर है प्रैक्टिकली काम किया है, ब्रिगेड साहब ने तो हिस्ट्री पढ़ी है। हालांकि ब्रिगेड साहब का मोहतरमा से बड़ा राब्ता रहा और इन्होंने बड़ी मुलाकातें दुबई में भी, इनका ज़ाती भी बड़ा ताल्लुक था। तो आप क्या समझते हैं कि पार्टी को बस ऐसे ही ज़ियाउल हक के दौर में यही पोजीशन थी? मेरे नॉलेज में तो है बहुत सारे लोगों ने खुद सोजियां भी की, बहुत सारे लोगों ने कोड़े भी खाए, कुछ जर्नलिस्ट भी उसमें शाही किले में रहे। देखिए जी, हम तो इस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में अभी से नहीं है, हमारे तो बाप दादा ने अपनी सारी जिंदगी इस पार्टी में उनके साथ गुजारी है। मेरे वालिद साहब भुट्टो साहब के साथ मेंबर रहे, बेनजीर साहब के साथ रहे, बिलावल साहब के साथ रहे, मेरा 4th टर्म है। हम ये चीजें, यही तो हमारा इंटरेस्ट है।
और जब ये वक्त आता है ना, जब हम देखते हैं कि पीटीआई के साथ क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है, पीटीआई ने क्या किया, उन्होंने क्या किया, तो तब तो और इंटरेस्ट बढ़ता है कि भुट्टो साहब के टाइम पे, जनरल अयूब के टाइम पे, जनरल जिया के टाइम पे क्या हुआ। तो अगर आप उसको कंपेयर करेंगे, दो चीजों का फर्क है। एक तो मास अरेस्ट तब भी हुए थे, आजकल जो है आपको कोड़े नहीं मारते, तब हमको उल्टा टांग के कोड़े मारते थे, वीडियोस बनवाते थे और कहते थे जब तक चीखे ना निकले कोड़े मारते रहो। और वो वीडियोस फिर उस वक्त सोशल मीडिया का जमाना नहीं था, पर ज्यादा से ज्यादा शेयर होती थी ताकि पता चले उन तस्वीरों से कि क्या असर होगा जो भुट्टो के साथ होगा। एक चीज ये फर्क था जो अभी नहीं है, अभी कोड़े नहीं पड़ते, अभी उठा के ले जाते हैं बस, दैट्स इट। और दूसरा फर्क क्या था? दूसरा फर्क ये था कि उस जमाने में हमारी लीडरशिप अंदर थी, पर उसकी डायरेक्शन पे फिर भी कोई ना कोई चौधरी, कोई नवाब, कोई पीर, कोई फकीर आके पूछता उनको जरूर था। तो उनको ये आसरा था कि कम से कम जेल में है पर हमें पूछा जा रहा है। भुट्टो साहब छोटे छोटे वर्कर्स के नाम याद करके, और जो जेल में नहीं तो उनको कहते थे, बीबी साहब भी इसी तरह से करती थी, जाके देख के आओ। मेरे फादर जेल में थे, अभी मेरे पास आए थे उनके वालिद फातिहा करने, तो मुझे बता रहे थे भुट्टो साहब ने मुझे कहा कि जाओ उसे जेल में मिल के, तुम्हारे पंजाब मुल्तान की जेल में आया हुआ है। कहते मतलब मुलाकात तो नहीं, पर हमने फिर भी उनको मैसेज भेजा, भुट्टो साहब का पैगाम दिया, भुट्टो साहब के कुछ चीजें पहुंचाई। तो मतलब ये सारी चीजें जो थी ये अब नहीं है। अभी इमरान खान को तो पता भी नहीं है कि नीचे उसके वर्कर्स नीचे लेवल के कौन से कहाँ पे। शायद मसूद साहब को कंपैरिजन पीटीआई का पीपल्स पार्टी से नहीं कर रहे, लेकिन ये फैक्ट है कि 70 में जो सिचुएशन थी, पीपल्स पार्टी ने जो रेजिस्टेंस दी वो एक तारीख है। खान साहब भी ज़ाहिर है रेजिस्ट कर रहे हैं, लेकिन अभी तक खान साहब की मोहब्बत में किसी ने खुदसोजी नहीं की। मैं ये नहीं कहता कि सुबह लोग खुदसोजियाँ शुरू कर दें, लेकिन ये भी एक एक्सट्रीम होती है ना रोमांस की, लीडर से मोहब्बत की। तो उस वक्त लंबी लिस्ट है जिन लोगों ने खुदसोजियाँ की, जिनको शाही किले काटे, कोड़े मारे गए और लंबी सज़ाएँ। हमारे जर्नलिस्ट बहुत सारे दोस्त हैं और बहुत सारे लोग एग्जाइल में चले गए। तो रेजिस्टेंस वो भी एक शक्ल थी। गुजारिश ये है कि तैमूर तालपुर साहब ने जो बात की और उन्होंने जो हवाले दिए, इन्होंने जिया के रजीम की बात की, इन्होंने अयूब खान के रजीम की बात की, इन्होंने मुशर्रफ के रजीम की बात की। आज तो सियासी हुकूमत है, शहबाज शरीफ साहब मेरा ख्याल है प्राइम मिनिस्टर हैं और तैमूर तालपुर साहब उनके साथ कोalition में बैठ के पूरी जो है चीजें एंजॉय कर रहे हैं। और आज ये कह रहे हैं इनको उठा के ले जाते हैं। आप उठा के नहीं लेके जाते। मेरा तो सवाल ये है आपसे, आप कहते हैं उठा के ले जाते हैं, कोड़े नहीं मारते, सारा कुछ करते हैं। तो गुजारिश ये है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स नहीं मरे? क्या उनको सीधियां गोली नहीं मारी गई? 26 नवंबर के इंसिडेंट आपके सामने है, उसकी आज तक कोई FIR नहीं हो सकी। हम जब उस पे पब्लिक उसके ह्यूमन राइट्स कमेटी के अंदर थे, पार्लियामान के अंदर, तो उस वक्त हम बार बार फिल्म्स का रिकॉर्ड मंगवाते रहे, लेकिन उस कमेटी को ही गैर फाल कर दिया गया, हमें बेबस कर दिया गया और हमें लावाला फिर कमेटियों से निकलना पड़ा। तो गुजारिश ये है तैमूर तालपुर साहब कि आप 20-50 बंदों की बात कर रहे हैं, कल आपने 180 बंदा सिंध गवर्नमेंट ने पकड़ा है जो ऑन रिकॉर्ड है, जिनको आपने MPOs के तहत अंदर बंद किया है। और वो क्या कह रहे थे जो आप मिसालें दे रहे थे मुझे कि जी हम लोग 100 गाड़ी के कॉन्वॉय में निकलते हैं तैयारी के लिए। 180 लोग कहाँ थे? कराची थे। कराची में सर, कराची के 7 डिस्ट्रिक्ट्स में से पकड़ा गया है, उनको MPOs के तहत अंदर किया गया। और उसके बाद जो है आज हमने उनकी जो है पिटीशन फाइल की है हाई कोर्ट के अंदर। ये ऑन रिकॉर्ड है, डॉन के अंदर बहुत बड़ा आर्टिकल है, सारे न्यूज़पेपर ने इसको पब्लिश किया है। ये अनअवेयर है तो उसके अंदर मेरा कोई कसूर नहीं। तो गुजारिश ये है कि जैसे कोई आदमी निकलता है तैयारी के लिए, तो साथ ही ये जो है उनके ऊपर दावा बोलते हैं, उनके घर चादर चार दीवारी की पामाली की जाती है और उनको पाबंदे सलासल कर दिया जाता है। और दूसरी एक और चीज जो आप एहतजाज के बारे में कह रहे हैं, देखिए हमारा एहतजाज इस दफा कोई जलसा करने का या हमारा जो है कोई रैली निकालने का नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि लोग अपने घरों में बैठे, लोग अपने कारोबार को बंद करें, लोग अपनी ट्रांसपोर्ट को बंद करें और लोग अपना पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं जो उनका आईनी कानूनी जमहूरी हक है। तो उस हक को आप कैसे निगेट कर सकते हैं? अगर सिंध के अंदर 8 फरवरी को तैमूर तालपुर साहब बिल्कुल निकलें, जाकर देखें क्या बाजार खुले हैं, ये वीडियो बनाकर आपके चैनल पे चलाएं कि जी बाजार सारे खुले हैं, ट्रांसपोर्ट सारी चल रही है। सिंध के अंदर तो बसंत नहीं है। और अगर ये मेरा आपसे वादा है, मैं 8 फरवरी को घूमूंगा
वीडियो बनाऊंगा, मिनिस्टर साहब ये नोट कर लें, वीडियो बना 8 फरवरी की के वीडियो शेयर करूंगा। बनेगी, मेरा तालपुर वादा साहब भी है, भेजेंगे मेरा वादा और है मिनिस्टर आपसे। साहब भी भेजेंगे कराची की। इंशाल्लाह 9 को हम यही प्रोग्राम करेंगे और हम वीडियो आपको लाहौर की में दिखाएंगे। भेजेंगे। इंशाल्लाह। बस ये जरूर याद कीजिएगा कि आज आपको बड़ा गुस्सा आ रहा है और हक पे आ रहा है, हमें भी गुस्सा आता है अगर किसी की चार दीवार के अंदर कोई ऐसा काम होता है। पर जब मरियम नवाज साहिबा को उठा के लेके गए थे तब आपको ये ख्याल नहीं आया। जब अदी फयाल को अस्पताल से निकाल के ईद की रात को आपने शिफ्ट किया तब आपको ये ख्याल नहीं आया। चले अब आपको ये ख्याल आ रहा है। आप बड़े अच्छे लोग हैं, हम तो बड़े बुरे हैं, हमने तो बुरे काम किए, हम उसकी सजा भुगत रहे हैं। उसमें तो आप कोई तो शक बड़े नहीं अच्छे है। हैं, आप तो अच्छे काम करें ना सर, आप तो अच्छे काम करें मेरे भाई। अच्छा जी, क्यों उस जगह पे चल पड़े, आप क्यों बुरे काम कर रहे हैं? नहीं, हम तो इसमें चार दीवारी की पामाली कर रहे हैं। मैं तो आपसे एग्री किया, मैंने कहा इस चीज के हम भी बुरा अच्छा तैमूर समझते हैं साहब, और एक हम तो इस चीज तैमूर को साहब ओपनली कहते हैं। आपकी लाइट रिफ्लेक्ट लेकिन कर कर भी रही है, रहे हैं थोड़ा सर। सा एंगल अपना ठीक करें, लाइट आगे से पड़ रही है। एजाज आलम साहब, तैमूर साहब तो कहते हैं मैं वीडियो भेज दूंगा 8 फरवरी की, और बैरिस्टर साहब भी कह रहे हैं, तो आप पंजाब से फिर वीडियो बना के भेजेंगे? देखिए भेजने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि उस वक्त बसंत का फेस्टिवल होगा, सारी दुनिया देख रही होगी अच्छा उसको, और वो यकीनी तौर पर बैरिस्टर साहब भी बड़े शौक से देखेंगे, क्योंकि वो फेस्टिवल है। बाकी जो बात बैरिस्टर साहब खुद भी गुडियां उड़ाएंगे, मुझे अंदर की खबर पता चला कि इन्होंने हाँ भी जी, इन्होंने लेके रखी होंगी उधर। इन्होंने भी, लेकिन हाँ, पता नहीं 804 ना लिखते उसके ऊपर। लेकिन जिस बन रही है सर, जिस तस्वीर लगा सकते हैं, कूड़ेदान के ऊपर तस्वीर लग सकती है, आपकी लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनीज की जो बड़ी बड़ी गाड़ी है उनके ऊपर तस्वीरें लगेंगी। लेकिन देखें, आप त्योहार मना आप रहे भी हैं, लगाए ना आपने गुडी के ऊपर। क्रिटिसाइज कर हाँ दिया। चलें जी, हम दूसरी बात यह है कि जो जिस एहतजाज की शक्ल मुझे बैरिस्टर साहब ने बताई है, ये कोई नया डिज़ाइन है इस एहतजाज का, कि घर में बैठेंगे और घर से अपनी ट्रांसपोर्ट बंद करेंगे, फलां करेंगे। तो एहतजाज तो मैंने आज तक सड़कों पे ही देखा है, तो ये घरों वाला एहतजाज भी तो होता है ना सर। चले फिर ठीक है, वो घर में बैठ के दुआ भी की जा सकती है, आपकी गवर्नमेंट के खिलाफ बददुआएं दी जा सकती हैं। हाँ जी। बाकी जो जिस तरह ब्रिगेडियर साहब ने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया है कि वो ईमान की आखिरी किस्म होती है ना कि कि- दिल से बुरा कह देना, तो आपको तो सूट करता है वैसे ही। कि अगर सारी आइडियल सिचुएशन है तो उनको बानिए पीटीआई को छोड़ दिया जाए। तो पहली तो बात यह है कि देखिए, उनको सज़ा जो है 9 फरवरी उन्होंने किया था और उनको सज़ा अदालतों ने दी है। अगर किसी की ख्वाहिश है तो जाकर अदालतों में पटिशन उनकी सज़ा माफ़ करवा दें, हमें तो कोई इतराज़ नहीं है। अच्छा, तो बाकी एहतजाज तो आप देख ही रहे हैं, और ज़ाहिर बात है कि देखें, जब बारिश हमेशा उस वक्त होती है जब बादल होते हैं, तो बादलों के बगैर बारिश का कभी आप सोच भी नहीं सकते। तो ये यकीनी तौर पर यानी आपको आसार नजर नहीं आ रहे बारिश के? बिल्कुल ऐसी, क्योंकि बादल नहीं नजर आ रहे, बादल नजर ही नहीं आ रहे। घटा काली घटा नजर नहीं आ रही। बरगेश साहब, हम दूसरे टॉपिक की तरफ अगर चलें, ईरान और अमेरिका के मुज़ाकरात और पाकिस्तान का उसमें रोल। पाकिस्तान ने पहले भी रोल प्ले किया था, अब भी पाकिस्तान इसमें एक पॉजिटिव रोल प्ले करने जा रहा है। आपको क्या लग रहा है कि आने वाले दिनों में क्या होगा? जुल्फिकार साहब, जो इससे पहले पाकिस्तान ने, आपको पता है कि उस ईरान के मुज़ाकरात से पहले जनासिम मुनीर फील्ड मार्शल पाकिस्तान आर्मी, उनकी मुलाकात हुई थी ट्रंप से, और वहाँ रिपोर्टेडली ये चीज़ें ईरान के हिसाब से अंडर डिस्कशन आई थी, जहाँ पाकिस्तान ने कुछ उसके ऊपर अपनी जो रीडिंग थी, अपना जो एनालिसिस था वो दिया था। उसके बाद बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई ईरान के ऊपर जो होनी चाहिए थी अमेरिका की तरफ से, लेकिन उन्होंने उसको कर्टेल करके एक बंकर बस्टर बम तक वो रह गए। ठीक। और उसके साथ साथ पाकिस्तान ने उनको एडवाइस करने के बाद ईरान को हमने भी बहुत सारी ऐसी एडवांस इंटेलिजेंस और कोई चीजें प्रोवाइड की जो ईरान की सिक्योरिटी के लिए बेहतर चीज थी। अभी इस वक्त जो मुज़ाकरात हो रहे हैं उसमें आउटराइटली जो मैं चीज देखता हूँ वो तो पहले ये है कि जो मुज़ाकरात हो रहे हैं उसमें पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जो है वो फॉरेन मिनिस्टर जा रहे हैं, जो अमेरिका ने उसके अंदर कंडीशंस रखी हैं, जिसमें ईरान पहले कह चुका है कि वो न्यूक्लियर ब्लास्ट नहीं करना चाहता, उसका फतवा आ चुका है, वो तो पहले एक्सेप्टेड है। जहां तक मिसाइल टेक्नोलॉजी है, अब उसकी दूसरी क्लॉज उन्होंने रख दी है कि ईरान जो है मिसाइल टेक्नोलॉजी को बंद करे। तो मुझे तो नहीं लगता कि ईरान मिसाइल टेक्नोलॉजी को बंद करने पे किसी तरीक़ाकार से भी जो है वो राजी होगा। तो वो जो तीनों चीजें हैं, उसके बाद जो ईरान की जो चीज है, ईरान की जो कंडीशन है वो ये है कि जी हम न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट नहीं करते, आपने हमारी जितनी दौलत सैंक्शन जो लगाई हैं
आप उसको फ्री कर दें। अब एक दो चीजें ईरान को एक्सेप्टेबल नहीं है और ये चीज अमेरिका को एक्सेप्टेबल नहीं है, तो इसमें नेगोशिएशन बुनियादी तौर पे इन्हीं दो चीजों के ऊपर होने हैं। जहां तक न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, वो तो ईरान पहले कह चुका है कि वी वुडंट डू दैट। जहां मिसाइल टेक्नोलॉजी है उसको मुझे नहीं लगता ईरान उसको कर्टेल करेगा, क्योंकि वो बुनियादी तौर पे ईरान के बेसिक डिफेंस से रिलेटेड है, क्योंकि ईरान की एयरफोर्स भी इतनी मजबूत नहीं है। एयर डिफेंस सिस्टम अब उनको चाइना ने दिया है, AQ-19 जो उसको डिप्लॉय कर रहे हैं, और साथ रशियन ने भी उनको एक डिफेंस सिस्टम कुछ एलिमेंट्स प्रोवाइड किए हैं, और कुछ ऐसी चीजें हैं जो ईरान की स्ट्रेंथ के हिसाब से जरूरी है। लेकिन मिसाइल टेक्नोलॉजी कॉर्नर स्टोन है उनकी डिफेंस का, और उसके बाद अमेरिका जो है वो सारी सैंक्शन हटाने के मूड में नहीं है। तो ये फिलहाल तो मैं लगता हूँ कि पाकिस्तान के ऊपर ईरान का जो पॉइंट ऑफ व्यू है और उसको भी कन्वे कर सकता है, उसके ऊपर बातचीत कर सकता है, और उसमें फिर दो चीजें हो सकती है। एक ये हो सकता है कि आपके पास मिसाइल्स की जो है मुख्तलिफ रेंजेस होती है। अमेरिका का जो फेयर है या इसराइल को जो फेयर है वो है ईरान से इसराइल के ऊपर जो मिसाइल रेंज है, यानी जिसको आप हाइपरसोनिक लॉन्ग रेंज मिसाइल कहते हैं। कैटेगरी है ना, लॉन्ग रेंज, मीडियम रेंज, लो रेंज, हाइपरसोनिक मिसाइल। तो हाइपरसोनिक मिसाइल्स के ऊपर शायद मेरा ख्याल ऐसी बातचीत हो कि जी आप उसकी एक्सपेरिमेंट को या उसकी डेवलपमेंट को कर्टेल कर दें, लेकिन पहले जो ईरान बना चुका है वो तो डिस्ट्रॉय नहीं करेगा। तो ये ऐसी चीजें हैं जिनके ऊपर सफारतकारी पाकिस्तान कर सकता है और करेगा, और दूसरी तरफ ईरान अमेरिका को ये कन्विंस करेगा कि जो ईरान के ऊपर अननेसेसरी सैंक्शन अमेरिका ने लगाई हुई है, और मुख्तलिफ और इदारे जिसमें WHO भी आता है, आपके बाकी इदारे भी आते हैं, पार्शली, अगर फुल्ली नहीं तो मुझे लगता है कि पार्शली शायद उसके ऊपर कोई कंसेशन अमेरिका ईरान को प्रोवाइड कर दे। तो अगर ये ले और दे हो गया, इफ दिस गिव एंड टेक टेक्स प्लेस, तो फिर तो आप उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन अगर अमेरिका अपने स्टांस पे खड़ा रहा कि जी हमने किसी भी तरीक़ेकार से जो है वो ईरान के ऊपर सैंक्शंस खत्म नहीं करी, तो ईरान भी फिर अपने स्टांस पे खड़ा रहेगा कि हम मिसाइल टेक्नोलॉजी की जो एक्सपेरिमेंटेशन है या जो डेवलपमेंट है हम उसको खत्म नहीं करेंगे। तो इट्स मतलब एक सिचुएशन है, होप की सिचुएशन है। उसमें जब वो नेगोशिएशन के दिन गुजरेंगे और जब उसके अंदर आगे डेवलपमेंट होगी, तो मेरा ख्याल दुनिया के जो हालात हैं उससे अमेरिका भी रियलाइज है, क्योंकि अमेरिका ने अभी तक ईरान के ऊपर अटैक को किसी न किसी प्रिटेक्स्ट पर डिले किया है, चाहे वो ये हो कि आप लोगों को फांसी ना चढ़ाएं या बाकी चीजें हों, क्योंकि अमेरिका को पता है कि इस वक्त पूरी दुनिया जो है बहुत सारे ममालिक हैं जो ईरान के साथ खड़े हुए हैं, और जो दोनों बड़ी ताकतें हैं जिसमें चाइना और रशिया आता है, वो किसी तरह भी अमेरिका से ओरिएंटेड नहीं है। तो इसमें इस सूरत में एक ऐसे नए ब्लॉक्स क्रिएट कर सकते हैं जो अमेरिकन इकोनॉमी के लिए भी, और अमेरिका जो पावर स्ट्रेंथ है जो वो जिससे वो अपनी स्ट्रेंथ ड्राइव करता है, उसके लिए भी एक चैलेंजिंग टाइम आ सकता है। तो अमेरिका इन तमाम चीजों को देख के मेरे ख्याल किसी गिव एंड टेक में आएगा, मैं ये उम्मीद करता हूँ। बैरिस्टर शाहिद साहब, इंडिया ईरान के ऊपर जितनी अमेरिकी पाबंदियां हैं उसकी परवाह नहीं करता, तेल भी लेता है, सस्ता भी लेता है, रशिया से भी लेता है और लेता रहा है। पाकिस्तान आखिर समझ नहीं आती कि जरदारी साहब ने गैस पाइपलाइन का इफ्तिताह भी कर दिया, वहाँ से ईरान ने अपनी हद तक पूरी भी कर दी, आगे फिर हम डरते रहे अमेरिका से। अब कब तक हम डरते रहेंगे? और ईरान के ऊपर अगर अटैक होता है तो पाकिस्तान के ऊपर इसका इफेक्ट क्या होगा? देखिए, गुजारिश ये है कि चाइना के साथ कोई वॉर लाइक सिचुएशन यहाँ पे डेवलप होती है तो उसका इम्पैक्ट तो लामहला पाकिस्तान के ऊपर आएगा और बड़ा बुरी तरह आएगा। और उस चीज के लिए हम हमेशा से जो हमारी फॉरेन डिप्लोमेसी रही वो पार्टनर ऑफ पीस की रही कि हम पीस के लिए हर वक्त हाजिर हैं। और अब जब हमें इन्विटेशन भी मिला है, हमें नहीं मिला, और भी बहुत सारे इस्लामी ब्रादर ममालिक, UAE को मिला है, सऊदी अरेबिया वहां पे जा रहा है, इजिप्ट वहां पे जा रहा है, ओमान जा रहा है, तो तुर्की खुद वहां पे होस्ट कर रहा है। तो वहां पे हमें एक मौसर आवाज बन के, मुस्लिम उम्मा की आवाज बन के, ईरान के हवाले से हमें चीजों को, उसकी सोवरेनिटी को सामने रखते हुए हमें अपने फॉरेन पॉलिसी को इस पर्टिकुलर मामले के अंदर जो है इसको डेवलप करने की जरूरत है। और जिस तरह आपने बात की इंडिया की, आज आप देखें कि ट्रंप जो है, हालांकि हम बड़े अपने आप को करीब समझ रहे थे कि हम अमेरिकन के बड़े करीब हैं, लेकिन आज जो डील साइन की है वो ट्रंप ने इंडिया के साथ साइन की है। और उसने, बल्कि ये ट्रंप ने ऐलान किया, जिस तरह हमारी वॉर का सीज फायर का ऐलान ट्रंप ने किया था, उस तरह आज जो है वो रशिया के साथ जो
जो जो जो आपके तेल के कॉन्ट्रैक्ट्स के खत्म होने का ऐलान भी इंडिया के साथ वो ट्रम्प साहब कर रहे हैं, और कह रहे हैं कि जी अब उधर से नहीं लेगा रशिया से तेल, बल्कि मैं इसको वेनेजुएला से तेल जो है वो दूंगा। और साथ जो है उन्होंने वो जो ट्रेड टैरिफ्स थे उनको कम करके 55% से 18% पे लिया है। उसके ऊपर इंडिया के अंदर भी एक लामहला आवाज उठ रही है कि हम अपनी शायद फॉरेन पॉलिसी के अंदर उतने ज्यादा मुबस्सर नहीं रहे। तो ये मामला तो है जिनको हमें देखकर चलना है। अब जिस तरह आपने पहले बात की कि हम लोग ईरान से तेल नहीं ले सकते उन सैंक्शंस की वजह से, लेकिन इंडिया तो तेल ले रहा है, इंडिया तो रशिया लेता से है भी जी, ले रहा इंडिया है। ने तो बिलियन लेकिन डॉलर कमाए जी इस पे। मैं बैरिस्टर साहब दोबारा आपकी तरफ आऊंगा। एजाज आलम साहब, जिस तरह सदर जरदारी साहब ने गैस पाइपलाइन का ये बड़ा एक प्रोजेक्ट पाकिस्तान के लिए इसमें रोल अदा किया, लेकिन हम अमेरिका से डरते रहे, हम उसको शुरू ही नहीं कर सके। इंडिया वहाँ से सस्ता तेल भी लेता रहा, मुफ्त लेता रहा, और MBS से उन्होंने रिफाइनरी लगवा के इंडिया के अंदर पूरी दुनिया को तेल बेच रहा है, बिलियन डॉलर कमा चुका है। तो हम कब तक डरते रहेंगे अमेरिका से? हमारी गवर्नमेंट इस पर जुर्रत क्यों नहीं कर रही? हमें क्या अपने नेशनल इंटरेस्ट में फैसले नहीं करने चाहिए? देखिए ये बिल्कुल आपकी दुरुस्त बात है कि ये बिल्कुल इस पे बात होनी चाहिए, क्योंकि देखिए आखिर कब तक हम अमेरिका की तरफ इस तरह देखकर डिक्टेशन लेते रहेंगे। तो यकीनी तौर पर देखें, अभी भी जो ईरान और अमेरिका का जो इशू है, ट्रंप के तो दो वाज़ेह तौर पर मुतालबात यही है ना कि वो जौहरी प्रोग्राम को और बैलिस्टिक मिसाइल को प्रोग्राम को महदूद करना चाहता है। दूसरा उसका है कि प्रॉक्सी जो ग्रुप हैं उनकी वो हमायत जो है वो ख़त्म कराना चाहता है कि जो, लेकिन उसमें देखें कि ईरान के सदर ने भी जो बयान दिया है उसने कहा कि इंसाफ और मसावत की बुनियाद पर मुज़ाकरात करना चाहते हैं, ना कि धमकियों और इस तरह की। और देखिए ये इस तरह मैं समझता हूँ कि ये इस खित्ते के लिए भी बेहतर नहीं है कि अगर यहाँ पे इस तरह के हालात पैदा होते हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अब हमें स्टैंड लेना चाहिए, और हमने जो हमारे साथ ईरान ने मुआहदा किया है गैस पाइपलाइन का, अब उसको आगे बढ़ाना चाहिए, उसको बढ़ाना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि उसमें हमारा सबका भला है, पाकिस्तान की इकानमी उसमें बेहतर हो सकती है। हमारी देखें बहुत सारी इंडस्ट्री है जो कि गैस पे चलती है, हमारे पास इतनी गैस के वसाइल नहीं है कि हम उसको मतलब कि जो है पूरी कर सकें। तो यकीनी तौर पर मैं समझता हूँ कि ये एक इंतहाई मकबूल और बेहतरीन हल, और ये एक मौका है। आप प्राइम मिनिस्टर साहब को ज़रा तजवीज़ दें ना कि जुर्रत करें। बिल्कुल जनाब, ये तजवीज़ भी देंगे। और दूसरी बात ये है कि अभी क्योंकि आप देखें कि इसमें हमारे जो नायब वज़ीर आज़म हैं उनको भी सालसी के किरदार अदा करने के लिए वहाँ पे बुलाया गया है। तो यकीनी तौर पर ये एक बेहतरीन मौका है कि जिसमें हम अपनी चीज़ों को भी बेहतर कर सकते हैं। ब्रिगेड साहब, कब हम नेशनल इंटरेस्ट में फ़ैसले करेंगे? इंडिया तो किसी की परवाह नहीं करता। ट्रंप ने 75 दफ़ा मोदी की ऐसी तैसी की, लेकिन वो अपने नेशनल इंटरेस्ट में यूरोपीय यूनियन के साथ भी एग्रीमेंट कर गए, रशिया से भी तेल लेते रहे। अब रशिया से उन्होंने बंद किया है तो ट्रंप ने उनको मतबादल जगह दी है। तो हम कहाँ खड़े हैं? हमने भी तो बड़े सलूट मारे खिंच खिंच के। दूसरी बात ये भी देखिए, ट्रंप ने कल टैरिफ जो है वो 18% पे लिया है, और यूरोपियन यूनियन की हेड जो है वो आई हुई थी इंडिया, और उन्होंने जो मोस्ट फेवर्ड या वो जो आपका GSP होता है, मदर ऑफ ऑल ट्रीटीज, उसमें कोई 82 चीजें हैं जिसके ऊपर उन्होंने टैरिफ के ऊपर, कुछ के ऊपर उन्होंने टैरिफ आयद किया, लेकिन कुछ के ऊपर उन्होंने टैरिफ की छूट दे दी कोशिश की है। अब हम तो बुनियादी तौर पे हमारे यहाँ तो हम लोग इस चीज को इस तरह देख रहे थे कि अगर इंडियन प्रोडक्ट्स पे जो है वो 55% टैरिफ लगा है तो उससे पाकिस्तान की चीजें जो है वो डेवलप होंगी, आगे जाएंगी। और जिस तरह ट्रंप अभी इंडिया को अपना पार्टनर के तौर पे कह रहा है, तो मैं हमेशा ये सोच रहा था कि ट्रंप की चीजों का इतबार करना जो है वो उसके ऊपर इतबार करना ठीक नहीं है, बिकॉज उसका कोई पता नहीं होता कि किस वक्त उसका मूड जो है वो दूसरी तरफ ओदी ते घर वाले नहीं मनदे, ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਤਬਾਰ ਤੇ नहीं करना चाहिए, ਉਹਦੀ बुढ़ी नहीं मानती ਉਹਦੀ ਗੱਲ। अब बात यह है ना कि हमें अपने आप बात करें अपने, हमारा नेशनल इंटरेस्ट किधर लाए करता है। आप देखिए इतने अरसे से पाकिस्तान के अंदर बैंड बजाया जा रहा था कि जी CPEC इज अ गेम चेंजर,
और वाकई अगर उसको टोटलिटी में देखें, इट्स अ गेम चेंजर। अगर आप सी पैक को इम्प्लीमेंट कर देते हैं, वो आप फ्री ट्रेड जोन बना देते हैं, उसकी अपना आर्टरी आप क्रिएट कर देते हैं, तो पाकिस्तान के अंदर कॉमन आदमी को, नीचे लोगों को बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है, ट्रेड में भी, एम्प्लॉयमेंट में भी। लेकिन आप मुझे बताइए अपना जुल्फिकार राहत साहब का जो कुछ बलूचिस्तान में हुआ है परसों, जो एक जितने जगहों पे हमले हुए हैं और जिस तरह जो चीजें क्या उसके बाद आपका सी पैक आगे चलेगा? गवादर एयरपोर्ट किधर है, किधर खड़ा है गवादर एयरपोर्ट पे कोई जहाज? गवादर एयरपोर्ट चाइना ने डेवलप किया है और चाइना हमारा नेचुरल पार्टनर है। और अब जो जिस तरह दुनिया मल्टीपोलर होती जा रही है, उसमें चाइना और रशिया जो है वो एक पावर ऑफ स्ट्रेंथ के तौर पे सामने आ रहे हैं। अमेरिका से बहुत दूर इस पे कुछ रिस्पांस करना चाहिए। अपनी हमारे फैसले किस तरह होंगे, पहले तो नेशनल इंटरेस्ट डिफाइन कर लीजिएगा कि किस तरफ जाके वो लाए करता है, क्या नेशनल इंटरेस्ट वन पॉइंटेड है या डिवाइडेड है? बिल्कुल ठीक। तो हमारे यहाँ बस अब आपने खुद ही कहा कि चाइना से, ईरान के साथ हमने साइन किया हुआ, आज तक उस पाइपलाइन को बना नहीं सके, और इंडिया को अमेरिका ने वेवर दे दिया था तेल लेने के लिए ईरान। ऐसे ही ब्रेशर साहब, आप इस पे रिस्पांस करिएगा, टाइम बहुत ही कम है। फाइनल शॉर्ट गुजारिश ये है, जिस तरह ब्रिगेडियर साहब ने बात की कि हमारा नेशनल इंटरेस्ट और हमारे ऑल टाइम पार्टनर चाइना रहा, लेकिन पिछले दिनों जब गजा पीस बोर्ड की बात हुई तो हमने किसी ना अपने मुस्लिम बरादर ममालिक के साथ कंसल्ट किया, ना हमने OIC की कॉन्फ्रेंस बुलाई, ना हमने चाइना के साथ कंसल्ट किया, और हमने ट्रंप साहब की खुशनुदी हासिल करने के लिए हमने फौरी तौर पे ऐलान कर दिया जी कि वी आर पार्ट ऑफ इट। और उसके बाद उसका नतीजा क्या, आज ट्रंप जो है वो इंडिया के साथ जाकर खड़ा हो गया, उसको जो है पूरी फुल मार्केट दे रहा है कि आओ आकर यहाँ पे करो। और यूरोपियन यूनियन कह रहे जी हमने मदर ऑफ ऑल ट्रीटीज कर ली है इंडिया के साथ। तो वो जिनको हम कहते थे कि साहब बहुत शुक्रिया, जहाज आनंद साहब आपका बहुत शुक्रिया, ब्रिगेड साहब और दीगर मेहमानों का बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही इजाज़त, और कल इंशाअल्लाह नए दोस्तों के साथ, मेहमानों के साथ, नए मौज़ूआत के साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।